नमस्कार, स्याही की सृष्टि में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है पर्दादारी। तुझे अकेले छोड़कर जाने को जी नहीं करता, माँ ने भर्राए हुए गले से रितु का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा था। अकेली कहाँ हूँ, सभी तो हैं, रितु ने माँ को तसल्ली दी थी। संपन्न परिवार की छोटी बहू रितु, जिसकी शादी को अभी केवल 4 साल ही बीते थे, सास के कटु स्वभाव को अपने पति शेखर के सानिध्य में भूल जाती थी। माँ बेटी की बातें सास ने सुन ली थी और भी जोर से विलाप करते हुए बोली, ले जाओ इसे, जब जब मेरे सामने आएगी मुझे मेरे बच्चे का दुख और भी सताएगा। सबसे निगाह बचाते हुए रितु वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। साइड टेबल पर रखी फोटो को देखकर रितु फूट फूट कर रो पड़ी, जिसमें वो शेखर के साथ हॉट एयर बलून में थी। हाय, कितने प्यारे दिन थे। रितु अपने माता पिता और भाइयों की बहुत लाडली थी। अपनी रूपवती, गुणवती और आत्मनिर्भर बेटी के लिए उसके योग्य वर की तलाश करने में माता पिता की रातों की नींद उड़ गई थी। लेकिन जोड़ी मिलाने वाले मालिक की करनी कुछ ऐसी हुई कि रिश्ता सामने से चलकर आया। शेखर को अभी कार ड्राइविंग सीखते हुए कुछ ही दिन हुए थे। रास्ता बहुत तंग था। यू टर्न लेते समय बहुत तेजी से सामने से आती बाइक को बचाने के लिए अपनी गाड़ी को बैक करके रास्ता देना ही चाहता था कि देखा उसके पीछे एक स्कूल बस आ रही थी। रास्ता जाम हो गया। बस में फंसे छोटे छोटे बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। तब कितनी निपुणता से रितु ने सब बच्चों को संभाल रखा था। कभी उन्हें पोयम सुना रही थी, कभी गेम खिलवा रही थी, कभी अलग अलग अंदाज में उनके साथ सेल्फीज ले रही थी। यूं टाइम पास करती रितु पर जब शेखर की नज़र पड़ी तो वो उसे अपलक देखता ही रह गया। हल्के पीले रंग के सूट में उसका गौरवर्ण और भी खिल उठा था। घने काले बालों को एक क्लचर की हेल्प से संवार रखा था। माथे पर छोटी सी काली बिंदिया, कानों में छोटे छोटे गोल्डन टॉप्स और गले में चेन के साथ झूलता उसका चश्मा, जिसे वो कभी नाक पर टिका लेती और कभी सिर पर। सुंदर सुडौल कदकाठी की स्वामिनी रितु को बस सुध-बुध भुलाए देखे ही जा रहा था कि लगातार आ रहे हॉर्न की आवाज़ों से शेखर का ध्यान भंग हुआ। उसने फुर्ती से स्टीयरिंग संभाल लिया। घर पहुंचने के बाद भी पूरी तरह से कहाँ लौट सका था। दिल की गाड़ी तो अभी तक जाम में फंसी थी। शेखर ने अपने बड़े भाई प्रखर से दिल का सब हाल कह सुनाया। ओहो, वन वे ट्रैफिक जैम, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बेटा। आपके लिए क्या कॉम्प्लिकेटेड है भाई? अपने टाइम के लव गुरु हो आप। शेखर भाई की खुशामद में लगा हुआ था। प्लीज भाई, कब तक भाई का मुंह ताकता रहेगा? पढ़ाई में तो कभी मन लगा नहीं तेरा, अब बिजनेस में तो कुछ सीख ले। कमरे में दाखिल होती माँ ने अपने ही तरीके से बात का मतलब निकाला तो दोनों भाई अपनी हंसी को दबाने की कोशिश करने लगे। पिता के जाने के बाद प्रखर ने बखूबी अपनी माँ और छोटे भाई की जिम्मेदारी संभाल ली थी। इस मामले में भी शेखर को तसल्ली देकर अपने सो कॉल्ड नेटवर्क के जरिए रितु के स्कूल से लेकर घर तक की पूरी डिटेल्स पता करवा ली और फिर वही हुआ जो होना चाहिए था, यानी चटमंगनी पट ब्याह। थैंक्स भैया, यू आर ग्रेट, यू आर माई लाइफ। पर लाइफ को कोई कहाँ बांध सका है। उस दिन घर पर सब मेहमान आ चुके थे। बच्चे के नामकरण का फंक्शन था। रात दिन के इंतज़ार और ताने उल्हानों के बाद ये दिन आया था। बड़ी बहू विदिशा को तो बेटी सिया के जन्म के समय टिपिकल हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे। बड़ी मुश्किल से माँ बेटी को बचा सके थे डॉक्टर्स, और भविष्य में दोबारा कंसीव ना करने की चेतावनी भी दी थी। इस बार पोता पाकर तो दादी जैसे निहाल ही हो गई, उसकी लॉटरी निकल आई। बहुत खुश थी वो। रितु की बार बार बलैया ले रही थी। रितु के घर वाले भी उससे मिलने आ चुके थे। प्रखर ने शेखर को फ़ोन किया। कहाँ रह गया? रास्ते में हूँ, 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। पंडित जी बार बार तुझे पूछ रहे हैं। माँ भी बोल पड़ी। मीटिंग के लिए आज का ही टाइम क्यों रखा था? फ़ोन को होल्ड पे रखकर माँ को समझाते हुए प्रखर बोला, विदेशी कंपनी के साथ मीटिंग थी माँ, हम अपने रीति रिवाज उन्हें नहीं समझा सकते। मैं खुद ही जाना चाहता था, लेकिन शेखर कहने लगा, भैया अब मुझे भी तो कुछ सीखना पड़ेगा, आखिर फैमिली वाला जो हो गया हूँ। बस जल्दी से आ जाऊँगा। हाँ हाँ समझो पहुँच ही गया। शेखर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि पीछे से आते ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। शेखर, शेखर, हेलो हेलो, क्या हुआ? इधर से प्रखर बोलता ही रह गया। तब तक शेखर की गाड़ी पलट चुकी थी। पल भर पहले वाला खुशनुमा माहौल गमगीन हो चुका था। अस्पताल ले जाने से पहले ही शेखर अनंत में जा बसा था। बाहर हॉल में शेखर के चौथे पर आए लोग एक एक करके जा रहे थे। छोटा बच्चा नींद से जाग गया था, भूख से कुनमुना रहा था। रितु ने उसे अपने सीने से लगा लिया। इस समय ये कहना कठिन था
कि माँ अपने बच्चे को संभाले बैठी थी या बालक ने अपनी माँ को सहारा दे रखा था। बेचारा बच्चा पिता का प्यार अपने भाग में नहीं लिखवा कर लाया। अभी शेखर की भी क्या उम्र थी, लेकिन वक्त बहुत बेरहम होता है। एक हाथ से झोली भरता है तो दूसरे हाथ से सब कुछ झपट लेता है। बेचारी बहू, उसके सामने तो सारी जिंदगी पड़ी है। संवेदना भरे ये शब्द रितु के दुख को असहनीय बना रहे थे। वो रोते रोते बेहोश हो गई। बच्चे की लगातार रोने की आवाज़ सुनकर जेठानी विदिशा कमरे में पहुंची तो देखा रितु औंधे मुंह निढाल पड़ी है और बच्चे ने रो रो कर मुंह लाल कर रखा है। उसने झट से बच्चे को गोद में उठा लिया। रितु की माँ भी तब तक अंदर आ गई थी। उन्होंने रितु का सिर अपनी गोद में लेकर उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। वहीं माथा पकड़कर बैठ गई। उनके आंसू रुके न रुकते थे। पापा ने उनके कंधे पर अपना थका हुआ हाथ रखते हुए कहा, रितु की माँ, संभालो खुद को। तुम यहाँ बच्ची को दिलासा देने के लिए आई हो या अपनी तबीयत खराब करने को? फिर बड़े बेटे अंशुल की तरफ देखते हुए बोले, इन्हें घर लेकर जाओ बेटा। अंशुल और विशुल अपनी माँ को घर लेकर चले गए। उनकी गाड़ी के निकल जाने के बाद पापा धीमी आवाज में बोले, प्रखर बेटा, आप बहुत समझदार और जिम्मेदार हैं। अपनी माताजी की हिम्मत बढ़ाइएगा। मैं कुछ दिनों के लिए रितु और बच्चे को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। दीदी, तुम फिर से जॉब ले लो, मन लगा रहेगा। अंशुल अपनी बहन को समझाने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल, अपने फ्रेंड सर्कल में आपको भी अच्छा लगेगा। विशुल भी दीदी को उदास नहीं देख सकता था। लेकिन अभी ये इतना छोटा है, मेरे बिना कैसे रह पाएगा? आपको कौन सा पूरा दिन घर से बाहर रहना है? पर बच्चे को भी तो तभी खुश रख पाओगी जब खुद खुश रहोगी। हाँ बेटा, रिटायर होने के बाद घर पर खाली ही तो बैठा रहता हूँ। कुछ काम मिला रहेगा मुझे, टाइम कट जाएगा। तू बिल्कुल चिंता मत कर बेटा, कहकर माँ रितु के बालों को प्यार से सहलाने लगी। माँ बेटी गले लगकर जाने कितनी देर तक एक दूसरे के जख्मों को अपने आंसुओं के लेप से भरने की कोशिश कर रही थी। पापा की भी आंखें नम होने लगी तो वे वहां से बाहर आ गए। आंगन में पड़े दीवान पर अंशुल विशुल अपने छोटे से भांजे के साथ खेल रहे थे। वे कभी उसे चाबी वाला ताली बजाता बंदर दिखाते तो कभी गाना गाने वाली गुड़िया। रंग बिरंगे गुब्बारों में हवा भरकर उसके सामने उड़ाते तो वो अपनी पूरी शक्ति और फुर्ती से उन्हें पकड़ने की नाकाम कोशिश करता। इस सब में उसके हाथों में पहने नजरियों में पड़े घुंघरू छन 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 बज रहे थे और वो खुशी से किलक रहा था। शुभम। पापा के वात्सल्य भरे स्वर को सुनकर दोनों बेटों ने उनकी तरफ देखा और शुभम को गोद में उठाकर बड़े लाड से उसे पुकारा, शुभम बाबू, आपका नामकरण भी हो गया। स्टाफ रूम में रितु को देखकर नेहा ने खुशी से उसे गले से लगा लिया। कैसी हो रितु? इतने टाइम बाद तुझे यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा कैसा है? ठीक है। अब तक मिसेस पारिक भी वहाँ आ बैठी थी। इन्होंने घर के जंजालों से आज़ाद रहने के लिए जॉब ले रखी थी। इसके अलावा गॉसिप्स के लिए भी सर्कल मिल जाता था। फैशन की होड़ करने में वे कभी उम्र को बीच में नहीं आने देती थी। रितु की तरफ देखकर बड़े दयनीय स्वर में बोली, आई एम सॉरी रितु, तुम्हारे हस्बैंड के बारे में सुना। अचानक कैसे हो गया ये सब? अपने भीतर उठ रहे जिस तूफान को कुछ समय के लिए भूल जाने को रितु ने नौकरी का फैसला लिया था, यहाँ भी वही सब। वो झटपट अपना बैग उठाकर वहां से बाहर निकल आई। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, आंखें भर आई थी। वो दहाड़ मारकर रोना चाहती थी। तभी फोन पर हो रही रिंग की तरफ उसका ध्यान गया। खुद को बमुश्किल संभालते हुए कॉल अटेंड किया। हेलो चाची, मुझे आपके पास आना है। सिया, मैंने अपने सब टॉयज रख लिए और शूज़ भी पहन लिए। जब डैडी घर आएंगे तो मैं उनके साथ आ जाऊंगी। ओके बेटा। सिया से बात करके अब रितु को अच्छा लग रहा था। मोबाइल वापस बैग में रखने लगी तो माँ का फ़ोन आ गया। बेटा कितनी देर में घर आ जाएगी? क्यों माँ, क्या हुआ? प्रखर का फ़ोन आया था। ठीक है, जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। सिया छोटे बेबी को पोयम सुना रही थी। घर तो बिल्कुल खाली हो गया है, मन ही नहीं लगता। पानी का खाली ग्लास मेज पर रखते हुए विदिशा ने कहा, हम बच्चों को वापस ले जाने के लिए आए हैं। बेटा मुझे कुछ नहीं सूझता, क्या कहूँ क्या करूँ। रितु कैसे शेखर के बिना उस घर में? यहाँ भी तो शेखर के बिना ही रह रही है। वो ही क्या, हम सब भी तो। कहते कहते प्रखर इमोशनल हो गया। आपकी बात एकदम खरी है, लेकिन अंकल जी प्लीज। विदिशा ने हाथ जोड़ लिए।
डोरबेल बजी। चाची आ गई, सिया ने गेट खोलते हुए कहा। विदिशा उससे गले मिली और बोली, तुम्हें अभी हमारे साथ चलना है। रितु की आंखें नम हो गई। क्या तुम भी यही सोचती हो कि उस घर में केवल शेखर के ना होने से तुम्हारे मान मुरव्वत में कुछ कमी आ जाएगी? लेकिन आपकी माताजी से चैन से नहीं जीने देंगी। अंशुल आवेश में आकर बोल गया तो विदिशा ने उसे समझाया, ऐसा नहीं है भैया, उनका दुख हम सबसे बड़ा है। जवान बेटा खोया है उन्होंने, लेकिन जब से बहू और पोता भी अलग हुए हैं तो वो गुमसुम सी रहने लगी हैं। चलो ना चाची, मम्मी को आपके जैसे रिडल्स और राइम्स नहीं आते। आप मुझे सिखाना, फिर मैं शुभम को सिखाऊंगी। प्रखर और विदिशा के साथ रितु को भी गाड़ी से उतरते देखा तो माँ बहुत खुश हो गई। सिया दौड़कर अंदर गई और दादी का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। अब तो आप नहीं रहोगी ना? रितु और विदिशा की नौकरी अपनी अपनी तरह से चल रही थी। प्रखर भी बिजनेस को पहले की तरह ही संभाल रहा था। नन्ना शुभम दादी और सिया की देखरेख में पल रहा था। उनकी मदद के लिए बनवारी को रखा गया था। बनवारी न केवल रसोई के कामों में मदद करता, बल्कि बाजार से सब्जी भाजी, धोबी से प्रेस के कपड़े, दूध वाले से दूध भी ले आता। बनवारी के साथ उसकी पत्नी रेखा और 2 साल की बच्ची भी थे। उनके रहने के लिए बाहर वाला कमरा दे दिया गया था। इसका फ़ायदा ये मिला था कि अपनी बच्ची को सुलाने के बाद रेखा घर की साफ सफाई और बर्तन भांडे भी कर देती थी। माँ के घुटने में मालिश कर देती और कभी कभी तीनों बच्चों को पार्क में टहलाने के लिए भी ले जाती। कुल मिलाकर घाटे का सौदा नहीं था ये। रितु के माँ पापा कभी कभी घर आकर मिल जाया करते थे। फ़ोन पर तो रोज़ ही बातें हुआ करती थी। मोबाइल पर रिंग हुई। स्कूल के बाद घर आ जाना बेटा, रितु की माँ ने कहा। माँ, सब ठीक है ना? अंशुल के लिए एक रिश्ता आया है। वीकेंड पर उनके यहाँ जाकर लड़की को देखने की फॉर्मेलिटी भी पूरी कर देंगे। फॉर्मेलिटी? हाँ, अंशुल और अनन्या एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। सब कुछ दोनों ने पहले ही तय कर लिया है। पापा को अभी इस बारे में नहीं पता है। उन्हें लगता है कि वो लोग मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू आए हैं। आजकल तो ये सब बहुत आम बात है। इसमें परेशान होने या पापा से छुपाने जैसी कोई बात नहीं है माँ। वैसे आपको कैसे पता चला ये सब? खुद अंशुल ने ही बताया है और मैंने उसे मना किया भी पापा को बताने के लिए। बेटा, जब से वो रिटायर हुए हैं हर बात को अपने सम्मान पे रख के तौलते हैं। कहते हैं मेरे घर में अब मेरी मौजूदगी कोई मायने नहीं रखती। अच्छा किया दीदी तुम आ गई, तुमसे मिलने का बहुत मन हो रहा था, अंशुल ने दीदी को देखकर खुशी से कहा। रहने दे छुपे रुस्तम, चल फोटो दिखा। मोबाइल में स्नैपचैट और एडिटिंग के जरिए बहुत सारे पिक्स भेज रखे थे अनन्या ने। दीदी, हम दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, फैमिली भी बहुत अच्छी है। लड़की तो अच्छी है। माँ, पापा नहीं दिख रहे, कहीं बाहर गए हैं क्या? हाँ, पापा और विशुल बैंक गए हैं। कह रहे थे अगर सारी बात ठीक जच गई तो अंगूठी पहनाकर ही आएंगे। अच्छा, उन्हें तो टाइम लग जाएगा घर आते आते। मुझे देर हो रही है, शुभम मुझे ढूंढ रहा होगा। रुको दीदी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। घर पहुंचकर शुभम को कमरे में ना पाकर रितु ने सास से पूछा तो उन्होंने कहा, नहलाकर सुलाया तो थोड़ी ही देर में उठ बैठा। बहुत रो रहा था, शायद उसे पेट में दर्द है। दूध भी नहीं पिया। ऐसा होता है जब बच्चे दांत निकालते हैं। अभी बनवारी और उसकी बीवी अपनी बच्ची को छत पर धूप में खिला रहे हैं तो मैंने शुभम को भी रेखा के हाथ छत पे ही भिजवा दिया। शायद बच्चे के साथ बच्चा बहल जाए। रितु छत पे जाने लगी तो सीढ़ियों का नज़ारा देखकर मन खिन्न हो गया। बनवारी और रेखा प्रेम आलाप में मगन थे और शुभम उनकी बच्ची के साथ छत के खुरदरे धरातल पर यूं ही बिना बिछावन के पड़ा था। उसने चीख कर कहा, रेखा। रेखा सक पका गई। मियाँ बीबी झटके से अलग हुए और बच्चों को गोद में उठाने लगे तो रितु ने अपने बेटे को उनसे छीन लिया। डिनर टेबल पर रितु ने प्रखर और विदिशा की उपस्थिति में अपनी बात रखी। कल से स्कूल जाते समय शुभम को मैं मेरी मम्मी के पास छोड़ जाया करूंगी। क्यों, क्या हुआ? सास को चुप देखकर विदिशा ने ही पूछा। प्रखर भी खाना बीच में ही रोककर सवालिया नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। बोला, उसकी देखभाल के लिए तो बनवारी है ना? रितु भी चुप बनी रही तो विदिशा ने फिर से पूछा, कोई बात हुई है क्या? इतने दिनों से तो सब ठीक चल रहा था, फिर आज अचानक? दीदी, मुझे लगता था कि अभी मेरा बच्चा छोटा है, इसलिए इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है। दांत भी निकाल रहा है तो मोशन और वोमिटिंग की प्रॉब्लम चल रही है।
लेकिन जब मेरी फ्रेंड नेहा के बेटे से मिली तो देखा वो तो बहुत एक्टिव है, इतना ही बड़ा है, चलना भी शुरू कर दिया उसने तो। मैं अभी तक तेरी बात नहीं समझी। दीदी, हमारा शुभम ज़्यादा टाइम सोता ही क्यों रहता है? इसके लिए जब मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर किशोर से मिली तो उन वारी बच्चों को अफीम चटाकर सुलाता था। बीच में ही माँ बोल पड़ी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, अभी पुलिस को बुलाता हूँ, प्रखर ने गुस्से से कहा। शांत हो जा बेटा, हमने उसकी छुट्टी कर दी। लेकिन रोज़ रोज़ इसे वहाँ छोड़ना और आते समय लेना, ये तो भागदौड़ का ही काम हो जाएगा। वैसे भी अब उनके यहाँ सब लोग फंक्शन की तैयारी में लग जाएंगे, छोटे बच्चे के साथ उन्हें मुश्किल हो जाएगी ना। अब विदिशा ने रितु को अपने पास बिठाकर बड़े विनम्र स्वर में कहा, रितु, जब तक बच्चा स्कूल जाने लायक हो तब तक घर पर रहकर तुम्हें ही इसकी केयर करनी होगी। मैं मानती हूँ कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी बच्चे की तरफ बनती है। वैसे तुम अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो। सब पहलुओं को सोच विचार करके रितु ने फिर से जॉब छोड़ दी। हालांकि उसे अपने प्रिंसिपल की बातें याद थी जब उन्होंने उसे रीज्वाइन कराया था। तुम्हारे पिता की बहुत लिहाज करता हूँ, लेकिन अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ देना और फिर वापस आ जाना, ये कोई खेल है क्या? शुक्र है कि अभी पिछले रिकॉर्ड्स में तुम्हारा रिज़ाइन नहीं दिखाया। माँ की भरपूर ममता और हर पल का साथ पाकर बच्चे का स्वास्थ्य संभलने लगा। अब वो छोटे छोटे शब्द बोलने की, उंगली पकड़कर चलने की और सिया की किताबों को झपटने की कोशिश करता था। शुभम की देखभाल के साथ साथ रितु ने सिया और माँ को भी संभाल रखा था। बहन जी, सगाई से लेकर शादी तक पूरे परिवार को वहीं रहना है, रितु की माँ ने अपनी समधन को शादी का कार्ड देते हुए कहा। उन्होंने भी प्रसन्नता से गले मिलते हुए बधाई और अपनी सहमति दी। थोड़ी देर बाद रितु के घर वाले चले गए। सगाई में ही कोई छोटी सी गुड़िया देखकर हम अपने लाल का भी रिश्ता पक्का कर देंगे, दादी पोते को गोद में उठाकर बड़े लाड से बतिया रही थी। सगाई में तो जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा माँ। क्यों? सिया के एग्जाम्स है ना। अच्छा, तो रितु और शुभम को लेकर मैं चली जाऊंगी। रितु को भी यहीं रुकना पड़ेगा, वरना सिया को तैयारी कौन करवाएगा? लेकिन बेटा, वो लोग क्या सोचेंगे? सोचने का क्या है माँ, पैसे का काम तो पैसे से ही चलता है। पूरी गृहस्थी का खर्च मैं और विदिशा ही संभालते हैं इस वक्त। इस वजह से सिया का ट्यूशन भी हटाना पड़ा। कहते कहते प्रखर कुछ परेशान सा लगा। विदिशा आश्चर्य से उसे देखती रह गई कि ये क्या कह दिया उसने। रसोई में रितु शुभम के लिए दूध गर्म कर रही थी। जब उसके कानों में जेठ की बातें पड़ी तो वो भी अवाक रह गई। वो तो अब तक ये सोचे बैठी थी कि उसने अपनी मर्जी से घर की सब जिम्मेदारियां संभाल रखी हैं और जेठ जिठानी उसे पलकों की छांव में रखते हैं। लेकिन कहते हैं ना, मन में सोची गई बातें जुबान पर आ ही जाती हैं। आज रितु को अपनी दशा पर बहुत रोना आ रहा था। शेखर, तुम क्यों मुझे छोड़कर चले गए? पूरी रात करवटें बदलने में निकल गई। सुबह जेठ जेठानी को नाश्ता देते हुए बोली, सोच रही हूँ अंशुल की शादी की तैयारियों के लिए मुझे वहाँ होना ही चाहिए। आज ही घर चली जाती हूँ। इतना सुनना था, प्रखर नाश्ता छोड़कर बाहर निकल गया। विदिशा असमंजस में थी। बोली, कितने दिन का सोचा है? दीदी, आपसे झूठ नहीं कहूँगी, मैं अब वापस नहीं आऊँगी। विदिशा उसका मुंह ताकती रह गई और वो सास के पैर छूकर अपने बेटे को लेकर घर से चली गई। उसकी कैब दरवाजे पर रुकी। पापा बाहर ही मिल गए। पापा को सारी स्थिति की जानकारी रितु ने पहले ही फ़ोन पर दे दी थी। शुभम को अपनी गोद में लेते हुए बोले, मामा की शादी में सबसे पहले मेहमान का स्वागत है। माँ ने रितु को अनमनी सी देखा तो पूछा, सब ठीक है ना बेटा? क्या बात है, तू अकेली आई और बाकी लोग? बुआ जी ने पूछा। नहीं आए और आएंगे भी नहीं। जीजी पहले सगाई की रस्में और काम कर लेते हैं, बातें तो बाद में भी हो जाएंगी, पापा ने सपाट स्वर में कहा तो बुआ जी चुप होकर बाहर आंगन में आ गई। अंशुल और अनन्या की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेहमानों की गहमा गहमी थी। डीजे की धुन पर बच्चे बड़े सब थिरक रहे थे। विशुल ने शुभम को भी डांस फ्लोर पर खड़ा कर दिया। अपने सीटी वाले शूज़ के नीचे रंग बिरंगी लाइट्स को पहले तो वो पकड़ने की कोशिश करने लगा, फिर मामा और बाकी लोगों को देखकर वो भी हाथ पैर उठा उठा कर हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चाबी वाले गुड्डे को चाबी भरकर वहाँ रख छोड़ा हो। थोड़ी देर में ही वो सबके आकर्षण का केंद्र बन गया। अब डांस फ्लोर पर वो अकेला ही मस्ती कर रहा था। मेहमानों में से ज़्यादातर लोग उसका वीडियो बना रहे थे।
अगले दिन सोशल मीडिया पर केवल इसी की धूम थी। मिलते हैं इस नन्हे डांसिंग स्टार की फैमिली से। लोकल न्यूज़ चैनल वालों के साथ बैठे परिवार के लोग बहुत खुश थे। प्रखर को शुभम के डांस का वीडियो दिखाते हुए विदिशा बोली, हमें वहाँ होना चाहिए था प्रखर। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही कि बच्चे की वजह से रितु लाइमलाइट में है, बल्कि हम लोगों के वहाँ ना होने से सगाई में सब मेहमानों ने हमारे बारे में पूछा होगा तो रितु को बुरा लगा होगा। शेखर होता तो क्या तब भी अकेली ही जाती वो? पूजा करते हुए भी माँ का ध्यान बेटा बहू की बातों में था, बीच में ही बोल पड़ी। अकेले जाने के लिए हमने नहीं कहा था उसे। अकेले जाने से रोका भी तो नहीं था। अपना स्कूल बैग कंधे पर लटकाते हुए सिया पापा से बोली, आपने शुभम को देखा पापा? सो क्यूट ना। ये सब छोड़ो, पढ़ाई पर फोकस करो, 2 दिन के बाद एग्जाम्स हैं। पूरा सिलेबस चाची ने पहले ही रिवाइज करा दिया था। प्रखर सिया की बात अनसुनी करके गाड़ी में बैठ गया। माँ, इस नन्हे फरिश्ते के आने से हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। विशुल अपनी माँ और बुआ को कल वाला वीडियो बार बार दिखा रहा था। पापा के फ़ोन पर रिंग हुई। वे अपनी डायरी में शादी के लिए मेहमानों की लिस्ट चेक कर रहे थे कि कहीं कोई छूट ना जाए। विशुल की तरफ देखते हुए बोले, देखो बेटा किसका है? दीदी के जेठ का। पापा का इशारा पाकर उसने फ़ोन का स्पीकर ऑन कर दिया। उधर से आवाज़ आई, हेलो, नमस्ते अंकल जी। हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप? सच कहूँ तो थोड़ा बिजी था, माफ़ी चाहता हूँ। शादी पर हम सब ज़रूर उपस्थित हो जाएंगे। मोस्ट वेलकम बेटा, कहकर पापा ने फ़ोन बंद कर दिया। शादी बहुत धूमधाम से हुई। दूल्हा दुल्हन को शगुन, तोहफे और खूब सारा आशीर्वाद देकर रितु की सास ने रितु को इशारे से भीड़ से अलग बुलाया। रितु बेटी, अब अपने घर चलने की तैयारी करो। रितु असमंजस से उनकी तरफ देखे जा रही थी। जहाँ 4 बर्तन होते हैं कभी टकराव हो भी जाता है। वो घर तेरा भी है बेटा, और वैसे भी अब यहाँ भाई भाभी की गृहस्थी में तुम्हारा निभाव नहीं हो पाएगा। दुनिया की यही रीत है, शादी के बाद हर लड़की अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है। मेरे साथ स्कूल कौन चल रहा है? सिया उलझन से माँ पापा का मुंह ताक रही थी। मुझे शोरूम के बहुत से पेंडिंग काम देखने हैं, कहकर प्रखर चला गया। बेटी सिया को परेशान देखकर विदिशा ने फ़ोन पर ही बात करके हाफ डे का इंतज़ाम कर लिया था। रितु, मैं सिया के स्कूल जा रही हूँ। माँ को दवाई दे दी है, अभी नींद आ जाए तो अच्छा ही है। शादी में बदपरहेज़ी का खाना खाने से पेट डिस्टर्ब हो गया है, तो चिंता मत करना, 1-2 दिन में वापस ठीक हो जाएगा। जी। रितु ने मुस्कुराकर सिया को बाय किया, अंदर आकर अपने काम समेटने लगी। शुभम को एक निगाह देखा, वो अभी सो रहा था। डोरबेल बजी। इस टाइम कौन है? मन में सोचते हुए रितु गेट खोलने चली। सामने प्रखर खड़ा था। बोला, अलमारी की चाबी कल वाली शर्ट में ही रह गई थी, वही लेने दोबारा आना पड़ा। रितु वापस आकर रसोई में सब्जी काटने लगी। उसे अपनी पीठ पर कुछ रेंगने का सा एहसास हुआ। पलटकर देखना चाहा तो प्रखर ने उसे और भी कसकर जकड़ लिया और अपना हाथ कसकर उसके मुंह पर रख दिया। रितु छटपटा रही थी, लेकिन उसकी बलिष्ठ पकड़ से खुद को छुड़ाने में असफल हो रही थी। तो उसने अपने हाथ की छुरी घच से उसके पेट में घोंप दी। मैं दीदी को सब बता दूंगी, रितु जोर जोर से रोते हुए बोल रही थी। रितु, मेरी बात सुनो, मैं दीदी को, कहते कहते रितु धम से बिस्तर पर गिर पड़ी और उसके खर्राटे शुरू हो गए। कहानी के श्रोताओं को बता देना चाहती हूँ कि रितु एक मेडिकल स्टूडेंट है जो अपनी रूममेट कम बेस्ट फ्रेंड जया के साथ हॉस्टल में रहती है। जया को आज न्यू ईयर पार्टी से आते आते रात के 2 बज गए थे। रितु से साथ चलने के लिए कहा भी गया था, लेकिन वो बोली कि हम दोनों ही चले जाएंगे तो वार्डन को शक हो जाएगा, इसलिए मैं जाकर तेरे लिए गेट खोलने तक वेट करूंगी। पर पता ही नहीं चला कि फ़ोन देखते देखते कब उसकी आंख लग गई और सपने में जाने क्या क्या देख डाला। उसे नींद में चलने और बोलने की भी आदत है, ये तो आज ही जया को पता चला। इतनी ठंड में भी उसके माथे पर पसीने छलक आए। शुक्र है रितु के रोने की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी थी। न्यू ईयर पार्टी की सारी बातें भूलकर जया केवल यही सोच रही थी कि गेट खोलते वक्त रितु रोए क्यों जा रही थी। व्हाटएवर, कहते हुए रितु ने फ़ोन में चल रहे सावधान इंडिया के एपिसोड को बंद कर दिया। तो ये थी कहानी पर्दादारी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।